Once again, welcome back and very good morning to everybody. I hope you all are safe. Your family members, your parents, your friends, your teachers as well are safe and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, this is the last lecture with respect to the second chapter. Second chapter is a little bit lengthy chapter, but today we are going to complete this chapter completely. We already had completed the theory of this chapter. Simultaneously, I had solved some MCQ as well. And today we are going to complete the numerical of this chapter. The students who are new, the new students, I am going to take some extra lectures for you. And at the last of this session, मैं कुछ यहाँ पे टाइमिंग भी डिसाइड कर दूंगा आपका. तो जो कुछ 5-7 बच्चे नए हैं तो उन लोगों का कुछ बीच में बाकी है. मैंने उसको जो नए बच्चे हैं उन लोगों का डायमेंशनल एनालिसिस मैंने पूरा खत्म कर दिया. तो अभी जो टॉपिक मैं चलाने वाला हूँ वो रिलेवेंट नहीं है, इरिलेवेंट है. सो दे कैन सिट हियर, दे कैन अंडरस्टूड द टॉपिक, दे कैन अंडरस्टूड द न्यूमेरिकल्स. यहाँ पे उन लोगों का आज के लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं आएगा. एंड फ्रॉम द नेक्स्ट ऑनवर्ड लेक्चर्स, फ्रॉम नेक्स्ट ऑनवर्ड लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. तो ऑब्वियसली नया चैप्टर है तो उसमें तो कोई दिक्कत आने वाला ही नहीं है, वो रिलेवेंट टॉपिक नहीं है. तो जो रिलेवेंट पार्ट था वो मैंने खत्म कर दिया उन लोगों का. तो अब वो लोग साथ में मतलब लीगल बैच जो है मेरा उसके साथ वो अटेंड कर सकते हैं लेक्चर. तो मैं लास्ट में उन लोगों का टाइमिंग भी बता दूंगा कि कैसे आपको लेक्चर अटेंड करना है और एक्स्ट्रा लेक्चर के लिए क्या करना है. जो बाकी काम बचा हुआ है, नए बच्चों की बात है, तो उन लोगों को क्या करना है वो भी मैं बता दूंगा लास्ट में. सो somebody is commenting, let me check. Yeah. So Heath, you want to ask something? Heath? Yes. हाँ बोलिए, क्या पूछना है? Sir. बोलो. ओके हित, सर मुझे मैं क्वेश्चन आपको सेंड करो, बहुत लेंथी है इसमें. हाँ तो एक काम करो, मुझे व्हाट्सएप में लेक्चर खत्म होने के बाद, अभी नहीं, लेक्चर खत्म होने के बाद मुझे व्हाट्सएप में भेज दीजिए. वी विल डिस्कस पर्सनली. ओके, उसको पर्सनली देख लेंगे हम. ओके ओके, सो फ्रेंड्स, वी ऑलरेडी हैड, प्लीज आपका जो माइक है उसको म्यूट कर दीजिएगा. ओके, सो वी ऑलरेडी हैड कंप्लीटेड the illustrations of this chapter, and today we are going to discuss, we are going to complete the remaining numerical of the exercise के कुछ numerical हम discuss करेंगे. फ्रेंड्स, किसी ने टेक्स्ट बुक को ओपन किया? किसी ने ये आपके टेक्स्ट बुक देखा? हाँ सर. उसमें आपने न्यूमेरिकल्स कुछ पढ़े? आपने न्यूमेरिकल्स कैसे लिखे हैं देखा आपने कभी? हाँ सर, ये जो नोट्स में है वैसा ही है. अरे वैसा नहीं है, आप देखना एक बार, इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3 कंपेयर करना तो आपको पता चलेगा. और सर पर एग्जांपल्स जो है ना वो तो सेम ही है. अरे उसके क्वेश्चन तो सेम ही है, बट उसका सॉल्यूशन जो दिया गया है टेक्स्ट बुक के अंदर और जो मेथड दिया गया है वो एक बार देखना और कंपेयर करना. हाँ वो सर बहुत ट्रिकी है. मतलब आप पता चलेगा कि टेक्स्ट बुक वालों ने मतलब पता ही नहीं चला ऐसा लिखा हुआ है. मैंने ये नोट्स बनाने के लिए बहुत ही मतलब टाइम लगाया है, बहुत ही काम किया उसके ऊपर. यू जस्ट कंपेयर दिस टू नोट्स एंड द टेक्स्ट बुक, यू फाइंड द डिफरेंस होता है. आपको पता चलेगा कि बहुत ही अच्छे से ये नोट्स बनाया हुआ है और सभी चैप्टर का आपको मिलेगा ऐसा नोट्स. आप एक बार पढ़ के ट्राई करना, टेक्स्ट बुक के 2-3 पेज पढ़ने की भी ट्राई करना, आपको समझ में आ जाएगा. अच्छा, हमने लास्ट लेक्चर में आई थिंक ऑन द लास्ट लेक्चर हमने लास्ट में कौन सा क्वेश्चन किया था फ्रेंड्स? 21 सॉरी 22 क्वेश्चन तक किया था. ओके डन. सर. हाँ बोलो. सर हम एग्जाम के लिए, बोर्ड की और स्कूल के एग्जाम के लिए सिर्फ आपके नोट प्रीफर करें तो चलेगा कि टेक्स्ट बुक करना जरूरी है? अरे टेक्स्ट बुक से बेहतर है. टेक्स्ट बुक तो पूरा कवर होता ही होता है, टेक्स्ट बुक का हर एक टॉपिक कवर होता है, अच्छे से कवर होता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट
आई हैड गिवन सम क्वेश्चन एडिशनली। तो टेक्स्ट बुक अगर आपके पास ना हो ना तो भी चलेगा, मेरा नोट्स ऐसा है। तो भी आपके रेफरेंस के लिए आप टेक्स्ट बुक अपने पास रखना, बट मेरा नोट्स सफिशिएंट इनफ है फॉर द बोर्ड प्रिपरेशन। इट इज नॉट सफिशिएंट इनफ फॉर द जेडब्ल्यू प्रिपरेशन। जेडब्ल्यू के लिए मैं अलग से नोट्स दूंगा। ओके सर। नीट एंड जेडब्ल्यू के लिए अलग से नोट्स है, वो आपको आज मिल जाएगा। कल हमारा लेक्चर भी है नीट का, जेडब्ल्यू का, उसका टाइमिंग भी डिसाइड करना है, उसका भी टाइमिंग डिसाइड करना है लास्ट में। तो बिफोर सर आपने टाइमिंग दे दिया है। कौन सा सर टाइम 2 to 3:30 आपने बोला था। हाँ सर। 2 to 3:30 मैंने बोला था ना। ओके, बट कल संडे के लिए कुछ और एडजस्टमेंट, एक संडे के लिए, कल के लिए कुछ और एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, वो हम लास्ट में जो भी है ओके सर। करेंगे। ओके चलो, मैंने आपको बताया कि ये जो चैप्टर है 2, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं कि जिसको चैप्टर के कंसेप्ट्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, आपके लॉजिकल अप्रोच के साथ लेना देना है, आपकी सोच, आपके थॉट्स के साथ लेना देना है। तो चैप्टर के थ्योरी के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो आज भी कुछ ऐसा हमने लास्ट में 22nd क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो भी बहुत ही मतलब डिस्कशन करने में मजा आया, ऐसा क्वेश्चन था, बट वो एग्जाम के लिए कोई उसका इंपोर्टेंस नहीं था। एस्टिमेशन निकालना था अलग अलग चीज का, तो वो हमने सर कैसे सॉल्व करें? क्या बोल रहे हो आप? ये 22 का ई वाला पता नहीं चला, वो शायद से आपने सोचने को बोला था पर आया नहीं। हाँ, कौन सा, ये ई वाला लास्ट वन? हाँ चलो, किसी ने सोचा इसके बारे में? हाउ कैन यू मेजर द नंबर ऑफ एयर मोलिक्यूल्स यस सर। क्लासरूम? चलो बताओ, क्या सोचा आपने? क्लासरूम के अंदर एयर मोलिक्यूल्स के नंबर आपको फाइंड करना है। सर मैंने क्लासरूम बोलो क्लासरूम को क्यूबर्ड कंसीडर कर लिया और उसका वॉल्यूम एलबी, स्कूल का जो क्लास होता है क्लासरूम, उसको क्यूबर्ड कंसीडर कर लिया और उसका बराबर। वॉल्यूम एलबीएच। एकदम परफेक्ट, एकदम फिर परफेक्ट। फिर जो एयर मॉलिक्यूल्स है उसका वॉल्यूम मींस 4/3 पाई आर क्यूब, और नहीं नहीं नहीं, गलत गलत उनका गलत। रेशियो निकाल लिया। अब एकदम सिंपल है, देखो मेरी बात सिंपल सुनो। आपको ये पता है कि एसटीपी पे 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? सबको पता है, ये तो सबको पता है। 22.4। केमिस्ट्री में शायद आ गया होगा 20.4 लीटर। लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना 10 -3 हाँ। मीटर क्यूब वॉल्यूम। ये जो नए बच्चे हैं, नए बच्चे अभी 2-3 मिनट के लिए शायद आपको समझ में ना आए, 2-3 ये जस्ट ये क्वेश्चन शायद समझ में आया नए बच्चों को, तो समझ में आए तो ठीक है, अदरवाइज तो ये मैंने नए बच्चों को मैं करवाने वाला ही हूँ। अभी समझ आए तो ठीक है नए बच्चों को, ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली दिस क्वेश्चन, अदरवाइज डोंट वरी। तो इसका मतलब एसटीपी पे 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब है। तो क्या हुआ इसका मतलब कि 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब में कितना मोल होगा? 1 मोल होगा। 1 मोल का मतलब कितना नंबर हुआ? 6.022। एवोगेड्रो नंबर, बराबर है। खत्म बात। अब सपोज कि आपका जो क्लासरूम का वॉल्यूम है, सपोज के लेंथ ब्रेथ एंड हाइट करके क्लासरूम का सपोज कि आपको वॉल्यूम मिला, सपोज के मिला आपको 500 मीटर क्यूब मिला सपोज, तो आप जस्ट आर्ग्यूमेंट कर दो कि भाई इतने वॉल्यूम में एवोगेड्रो नंबर जितने मोलिक्यूल्स है, तो 500 मीटर क्यूब में कितने हो गए? दैट्स इट, दैट इज योर आंसर। इज इट अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। तो समझ में आ गया आपको? यस सर। पूछता हूँ। हाँ सर। हाँ, ये पता चल गया ना आपको? हाँ सर। हाँ फाइन। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू। अभी डाउट है? बोलो कौन सा डाउट है? वो विंड स्प्रिंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म है ना, हाँ 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 हाँ। उसमें आपने हैंडकरचिफ का एग्जांपल दिया था, पर उसकी जगह कोई दूसरा चीज ले तो वो उसका मास अलग होगा, तो वो स्पीड भी अलग आएगी ना? हाँ सर। हाँ सही बात है। आपको मतलब देखो हम है ना, एयर पार्टिकल का मास बहुत कम होता है, तो विंड जब ब्लो करता है तो एयर पार्टिकल ज्यादा स्पीड से मतलब मोशन में आएंगे। तो हमको ऐसे मटेरियल लेना चाहिए जिसका मास बहुत ही कम हो। आइडियली दे शुड हैव अ मास ऑफ द एयर मोलिक्यूल। तो ऐसा तो कोई ऑब्जेक्ट होगा नहीं कि जिसका मास एयर मोलिक्यूल जितना हो, बट जितना पॉसिबल हो इतना कम मास लेके आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको एरर कम मिलेगा।
बट वंस अगेन क्वेश्चन में डेटा में ही लिखा हुआ है ना कि आपको जस्ट रफ एस्टिमेशन करना है, मतलब थोड़ा बहुत चलेगा आपका आंसर, यहाँ पे थोड़ा बहुत चलेगा आपका आंसर, बहुत आपको रफ एस्टिमेशन निकालना है। तो हमारे पास जो लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट हो उसको लेके एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, तो आपका आंसर ज्यादा परफेक्ट रहेगा। सर हाँ बोलो। सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, कोई फोम का बाउल लेके उसको टेरेस पे रख देंगे एक स्टिक के साथ, तो 1 मिनट के अंदर अंदर मतलब एक मिनट के अंदर अंदर जितना घूमेगा उससे ऊपर से भी हमको स्पीड मिल सकती है ना, कर रोटेशन सकते पर। हैं, देखो ये बहुत सारे एस्टिमेशन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, तो मैंने एक सिंपल सा तरीका दिया, आप जो बोल रहे हो वो भी कर सकते हैं। ओके सर। Okay. So move to the next question, friends. अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है वो समझने की ट्राई कर रहे हैं। क्या आपके मोबाइल में ये आ गया है क्वेश्चन? देखो तो। हाँ सर, आ गया है। क्या दिख रहा है अभी आपके मोबाइल में? यस सर। Okay. The sun is a hot plasma with its inner core at a temperature exceeding 10⁻⁷ Kelvin, and its outer surface is at the temperature 6000 Kelvin. इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि सन के अंदर का टेम्परेचर 10⁻⁷ केल्विन है, बाहर का टेम्परेचर 6000 केल्विन है, ऐसा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। At this high temperature, no substance remaining in the solid or liquid phase. ये इतने हाई टेम्परेचर में वो सॉलिड या लिक्विड नहीं होता है। तो in what range do you expect the mass density of the sun to be in the range density of solid and liquid or gas? तो आपको क्या लगता है कि सन के अंदर जो मटेरियल है उसका डेंसिटी क्या होना चाहिए, और उसको सॉलिड, गैस या फिर लिक्विड के डेंसिटी के साथ कंपेयर करो, ऐसा क्वेश्चन है। चेक इफ योर गेस इज करेक्ट विद द फॉलोइंग डेटा। चलो पहले मुझे ये बताओ कि सन के अंदर जो मटेरियल है वो कौन से फॉर्म में होगा, उसका डेंसिटी आप सोच के बताओ कि क्या होना चाहिए, आपको गेस करना है। देखो मैंने पहले से ही बताया कि ये जो न्यूमेरिकल्स है ना उसको चैप्टर के थ्योरी के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये आपके नॉलेज एंड आपके लॉजिकल थॉट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मुझे सोच के बताओ कि सन के अंदर जो मटेरियल है उसका डेंसिटी आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए। अच्छा सन मास ऑफ द सन अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सन, वो तो बराबर नहीं है, वो तो लास्ट में हमको करना ही है, वो तो करना ही है डेंसिटी फाइंड करने के लिए, बट पहले आपको गेस करना है कि वो डेंसिटी जो होगा सन के अंदर जो मटेरियल है वो सॉलिड मटेरियल के जैसा होगा या लिक्विड के जैसा होगा या फिर गैसियस सब्सटेंस जैसा होगा, वो पहले गेस करना है। नहीं नहीं नहीं, क्या लिक्विड सब्सटेंस है क्या? सॉलिड और लिक्विड सर, क्योंकि अंदर बहुत सारे केमिकल और वो सब होते हैं। हाँ, तो सन के अंदर जो होता है ना वो लाइक आप हमारे यहाँ पे अर्थ के अंदर जो होता है ना हम उसको लावा बोलते हैं ना, तो उस यस सर। हाँ, तो वो क्या होता है कि इट इज समथिंग लाइक अ मिक्सचर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड, वो सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड ऐसा कह सकते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि जो सन के अंदर जो मटेरियल है उसका डेंसिटी सॉलिड से थोड़ा कम होना चाहिए और लिक्विड से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। हाँ, लिक्विड से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। दैट इज अवर गेस बिकॉज inside the sun the material should be in the form of the mixture of the solid and liquid. It is like it is either semi solid or either we can say it is a semi liquid, उस टाइप का मटेरियल होता है। तो हमारा गेस ऐसा है कि सन के अंदर जो मटेरियल है उसका डेंसिटी सॉलिड से थोड़ा कम होना चाहिए, लिक्विड से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। चलो लिक्विड को लेने के लिए मैं डेंसिटी ऑफ द वाटर आपको पता है किसी को? 1 मीटर 1 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, and that is equivalent to 10⁻³ kg per meter cube। और आपको पता है डेंसिटी ऑफ द कॉपर, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आई कैन से 8.9 10⁻³ kg per meter cube।
तो ये जो डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट लिक्विड का डेंसिटी है एंड ये जो डेंसिटी है वो सॉलिड का है। तो एज ए रेफरेंस मैंने कॉपर लिया एंड लिक्विड के लिए एज ए रेफरेंस मैंने वाटर लिया। ओके, तो मुझे ये बताओ कि सन के अंदर का जो मटेरियल उसका डेंसिटी कितना होना चाहिए? हमारा गेस क्या है? गेस, व्हाट इज आवर गेस? सेमी सर लिक्विड 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा और 8.9 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब से कम। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट इज अवर गेस। हमको ऐसा लगता है कि सन का डेंसिटी इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कुछ आना चाहिए। तो अब वही तो क्वेश्चन है कि चेक योर गैस, क्या लिखा हुआ लास्ट में? चेक इफ योर गेस इज करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करें। पहले तो गेस करना था, वो हमने गेस कर लिया। अब क्वेश्चन को अब रियली सॉल्व करते हैं। तो किसी ने बताया मुझे अभी डेंसिटी कैसे मिलेगा फ्रेंड्स? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी, अच्छा मैं जो लिख रहा हूँ वो आपको दिख रहा है ना? यस Yes, सर। sir. हाँ Yes, sir. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमको यहाँ पे सन का मास दिया हुआ है 2 × 10⁻30। सन का रेडियस दिया हुआ है। सन कैन बी कंसिडर्ड टू बी इन द स्फीयर इन शेप। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है? किसी 4/3 के स्पीकर में से आवाज आती है। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पायर क्यूब। 4/3 पाई एन क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, मतलब 3.14 r³ r the radius of the sun is given 7 × 10⁸ का क्यूब। So is it clear? Is it understood friends? यस सर। ये जो CBSE वाले बच्चे हैं तो उन लोगों को कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड नहीं है। So they will be going to ask that kind of question in which calculator is mostly not required. गुजरात बोर्ड के जो बच्चे उन लोगों को कैलकुलेटर अलाउड है। तो अभी तो कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं है वो मत सोचो, अभी कैलकुलेशन हम करने के लिए कैलकुलेटर का यूज करेंगे। तो बाय कैलकुलेशंस क्या मिलेगा देखो तो फ्रेंड्स, 2 × 3 मतलब 6 हो जाएगा। 6 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 3.14 एंड डिवाइड बाय 3 टाइम्स 7 7 7 7 3 बार डिवाइड कर दो और जो पावर है वो बचेगा 10⁸8 3 24 24 10⁻6 बचेगा। क्या आ रहा है देखो तो? 1.4 10⁻³ kg per meter cube. अच्छा कितना आया? 1.39 1.39 मतलब 1.4। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि ये जो डेंसिटी है वो वाटर से ज्यादा है। देखो वाटर का डेंसिटी 10⁻3 था, तो इसका डेंसिटी क्या है? इट इज अ ग्रेटर देन लिक्विड। इज दैट क्लियर? बट इट इज अ लेस देन द सॉलिड। तो हमारा जो गेस था वो करेक्ट है एंड वी कैन से इट इज प्रूव्ड दैट द इनसाइड द सन द मटेरियल इज नाइदर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड नॉर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। अब गैस का तो डेंसिटी बहुत ही कम होता है, गैसियस मटेरियल का डेंसिटी तो बहुत ही कम होता है। तो सन के अंदर जो मटेरियल है वो गैस, लिक्विड या सॉलिड के फॉर्म में नहीं है। इट इज इन द इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड and that is said to be a plasma state. तो उसको प्लाज्मा बोलते हैं, आयोनाइज्ड मैटर। इज दैट क्लियर? यस सर। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? हाँ सर। ओके फाइन। सर मतलब ये सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड। हाँ ऐसा कह सकते हैं, बट उसको अभी सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड के बदले उसका नाम उन लोगों ने दे रखा है, तो उसका नाम उन लोगों ने प्लाज्मा दे रखा है, तो आपको उसको प्लाज्मा बोलेंगे। पर अगर Okay. कोई ऐसा बोले कि प्लाज्मा क्या है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज अ फोर्थ स्टेट। जैसे हमको अभी तक तो 3 ही स्टेट पता था, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई अगर पूछे हमको कि भाई प्लाज्मा क्या है तो बता सकते हैं कि इट इज वन काइंड ऑफ फोर्थ स्टेट which is in the intermediate state between the solid and the liquid. Intermediate state between the solid and liquid. So Okay, sir. fourth state is called as plasma. Is that clear?
सर और एक है आइंस्टाइन कॉन्डेंस्टेड, ऐसा कुछ नाम है। वो फिफ्थ स्टेट है, फिफ्थ स्टेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। हाँ हो सकता है, हो सकता है फिफ्थ स्टेट। या। बट फ्रेंड्स क्या ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया? यस सर। Yes, ये sir. आ गया, हमारा आंसर आ गया। देखो 1.4 10⁻³ आ गया है। तो लिखा हुआ है कि भाई दिस कोर पार्ट ऑफ द सन ड्यू टू मास इनवर्ड ग्रेविटी। हाँ ये सब ऐसा होने का रीजन ऐसा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ये प्लाज्मा स्टेट क्रिएट होता है। तो सन जो है वो विल बी इन द सॉलिड और लिक्विड फॉर्म बट नॉट द गैस फॉर्म। इट इज इन द इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड। और ये होने का रीजन ऐसा है कि सन का ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ये सब होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 हमने कहीं ना कहीं पे देख लिया है। 25th क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन बहुत बड़ा है बट उसका आंसर तो एक ही लाइन में है। यहाँ पे ये क्वेश्चन में स्टोरी, ये लोग स्टोरी बताते हैं, पहले पूरा स्टोरी बताते हैं उसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं। तो उन लोगों का स्टोरी सुन लेते हैं, चलो सुन ही लेते हैं। स्टोरी बताना है इन लोगों, तो स्टोरी बताना ही है तो सुन भी लेते हैं। चलो तो क्या है क्वेश्चन, देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 की मैं बात कर रहा हूँ। 24 हमने कहीं ना कहीं पे किया हुआ है पास्ट में। तो 25th क्वेश्चन क्या आपके मोबाइल में दिख रहा है आपको? Yes, sir. यस सर। यस सर। देखो अब स्टोरी स्टार्ट हुआ। यस सर। A man walking briskly in a rain with the speed of a V must slant his umbrella forward, making an angle theta with the vertical. A student derives the following relation between the theta and V and checks that the relation is correct with the limit of V tends to 0, theta tends to 0 as expected. We are assuming that there is a no strong wind and that the rain falls vertically with the stationary man. अब ये स्टोरी खत्म हुआ। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि डू यू थिंक दिस रिलेशन कैन बी करेक्ट? इफ नॉट, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन? अब ये पूरा क्वेश्चन को जाने दो। अब सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा है कि एक बच्चा था तो उसने एक इक्वेशन निकाला। एक स्टूडेंट्स ने एक इक्वेशन निकाला एंड इक्वेशन कुछ ऐसा बनाया उसने कि tan थीटा इज इक्वल्स टू v वेयर v इज द वेलोसिटी। तो आपको ये पता करना है कि क्या ये इक्वेशन वैलिड है। अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी द वैलिड। चलो पहले मुझे ये बताओ कि क्या ये इक्वेशन वैलिड होगा। अच्छा नक्शी है वहां पे, नक्शी? हाँ नक्शी बताओ क्या लगता है कि क्या ये इक्वेशन वैलिड है, यस और नो? देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है बट उसको जाने दो। एक सिंपल, मैंने उसको सिंपल फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया कि अ स्टूडेंट्स हैड डिराइव्ड वन इक्वेशन tan theta is equals to v. Now we need to check out this equation is valid or not. That's it. बस इतना क्वेश्चन है। तो नक्शी ये बताओ कि क्या ये क्वेश्चन वैलिड है, यस और नो? आपको क्या लगता है? अच्छा मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आपको डायमेंशनली सोचना है, डायमेंशनली सोचना है नक्शी। ओके सना, सना इज देयर? यस ना आपको क्या लगता है कि क्या ये इक्वेशन वैलिड होगा या नहीं होगा? सर इसमें tan थीटा और v मतलब नहीं सना वेलोसिटी का डायमेंशनली अरे इक्वल नहीं है वे। सना तो उसको डायमेंशनली इक्वल करना है। सना यस अच्छा बोलो क्या क्या कहना चाहते हो, ये वैलिड है या नहीं है? अच्छा ओके, प्रियांशु है वहां पे? प्रियांशु हाँ सर। बोलो आपका क्या क्या कहना, आपका क्या कहना है? सर नॉट वैलिड। क्यों वैलिड नहीं है? सर वो डायमेंशन लेस होता है tan थीटा और वेलोसिटी का होता है v हाँ बराबर t माइनस।
फ्रेंड्स याद करो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन तो क्या होता है, डायमेंशनल लेस होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो है ना, वो तो डायमेंशन लेस है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो तो डायमेंशन लेस है, एंड राइट साइड का तो डायमेंशनल फॉर्मूला है m0 l1 t minus 1। तो वन थिंग इज कंफर्म दैट दिस इक्वेशन इज नॉट अ वैलिड। तो हमने ये तो पता कर लिया कि वैलिड नहीं है। चलो अब मुझे इसको वैलिड करना है, अब मुझे इसको वैलिड करना है तो क्या करना चाहिए मुझे, चलो बताओ। इसको वैलिड करना है तो क्या करना चाहिए? सर अच्छा मैं आपको हिंट देता हूं, हमको c का यूज करना है इक्वेशन में, where c is the velocity of light। तो कहीं पे तो c को प्लेस करना है। तो v/c कर देंगे। परफेक्ट। v/c हाँ वेलोसिटी सेम हो जाएगी, मतलब हाँ, वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी, हाँ, डायमेंशन ये हो जाएगा वैलिड इक्वेशन। डायमेंशन लेस हो जाएगा दोनों साइड। तो वो दोनों साइड डायमेंशन लेस हो जाएगा। क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स आपको? हाँ Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो क्वेश्चन ऐसा था कि इफ इट इज नॉट वैलिड गेस द करेक्ट रिलेशन। तो करेक्ट रिलेशन को गेस करना था, तो वो गेस कर लिया हमने। तो मैंने बताया ना कि पूरा स्टोरी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बट आंसर तो एक ही स्टेप का है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Sir, Yes, sir. briskly का मतलब क्या होता है हाँ briskly? सर। मतलब हियर एंड देयर, वो मतलब थोड़े टेंशन में फिर रहा है, ऐसा रेन है ना इसलिए। तो बट वो सब जाने दो, स्टोरी की कुछ जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। लास्ट में क्वेश्चन समझ में आया आपको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे मैंने सी का यूज किया था, यहाँ पे आंसर में सी के बदले यू का यूज किया है, और बताया हुआ कि वेर यू इज द इनिशियल वेलोसिटी। जो यू है वो इनिशियल, मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अगर वेलोसिटी को वेलोसिटी से डिवाइड कर दो तो वो डायमेंशनल लेस हो जाएगा। इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 26 वापस से मैं बोलूंगा कि चैप्टर के थ्योरी के साथ कुछ लेना देना नहीं है। आपको आपके माइंड मतलब लॉजिकल अप्रोच से सोचना है इस चैप्टर में। तो क्वेश्चन नंबर 26 वापस से उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 26 ऐसा है कि इट इज क्लेम्ड दैट two cesium clocks, if allowed to run for 100 years free from any disturbance, may differ by only 0.02 second. What does this imply for the accuracy of the standard cesium clock measuring a time interval of 1 second? चलो पहले मुझे ये बताओ कि आप क्वेश्चन में क्या समझे, आप क्वेश्चन में क्या पता, क्या समझ में क्या आया, क्या पूछना चाहते हो, आपको क्या लगता है? एरर। सर ओके थोड़ा मैं सिंपल कर दूं आपको। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि अगर सीजियम एटॉमिक क्लॉक इज अ वेरी 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 एक्यूरेट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, आपको पता है। तो ऐसा दिया हुआ है कि 100 इयर्स जब पास हो गए, 100 इयर्स, तो उसके अंदर एरर 0.02 सेकंड ही मिलेगा। मतलब जो उसका जो टाइम है उसमें एरर का मतलब एक्चुअल ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है, नए बच्चे, जो ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको एरर बोलते हैं। जैसे अभी 3 o'clock, अभी सपोज के 3 o'clock हुआ है, एग्जैक्ट 3 o'clock हुआ है, मेरा जो क्लॉक है उसका रीडिंग 3 hour and 1 minute होता है। सपोज मेरे क्लॉक का रीडिंग 3 hour and 1 minute है, तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि उसका एरर 1 मिनट का है। एक्चुअल टाइम 3 hour है और बता रहा है 3 hour 1 minute, तो मतलब ऐसा हुआ कि 1 मिनट का एरर है। एरर मतलब नथिंग, एरर इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। तो ये जो सीजियम क्लॉक है वो कितना एक्यूरेट है, देखो 100 साल पास हो जाए, 100 इयर्स पास हो जाए, तो भी उसका जो एरर है वो क्लॉक का, वो जस्ट 0.02 सेकंड है। इतना ज्यादा एक्यूरेट है वो सीजियम क्लॉक। तो अब क्वेश्चन ऐसा है कि अगर हमको 1 सेकंड मेजर करना है, ओनली 1 सेकंड, इफ यू वांट टू मेजर द टाइम ऑफ 1 सेकंड, तो हाउ मच द एरर इज, तो उसके अंदर कितना एरर होगा?
तो 100 इयर्स पास हो जाने के बाद भी अगर 0.02 सेकंड का एरर है, तो 1 सेकंड का अगर मेजरमेंट करना है तो उसके अंदर कितना एरर आएगा, कितना इनएक्यूरेसी आएगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो 100 इयर्स है ना, उसको मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 100 ईयर को मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो कोई मुझे बताएगा कि 1 ईयर इक्वल्स टू हाउ मेनी डेज? 365. 365. 0.25. सर 0.25 क्यों आया है इसमें? क्यों आधा आया? दिन. क्यों आया सोचो, 0.25 मैंने क्यों लिया? लीप ईयर में वो 366 लीप ईयर एक होता है. Every 4th year a leap year is there in which one excessive day, that is 366 days होता है, और लीप ईयर में 366 डेज होता है। तो हाँ सर। Yes, sir. 4 साल में एक का दिन बढ़ा एक्सेसिव, तो अगर उसका एवरेज निकालते हैं एवरेज, तो एक साल में कितना दिन बढ़ा, ऐसा कह सकते हैं 0.25। इज दैट क्लियर? 0.25. हाँ, ये क्लियर हुआ। मैंने ये 0.25 लिया। अच्छा, किसी का स्पीकर चालू है, प्लीज म्यूट योर माइक। अच्छा, अब ईयर को मैंने डेज में कन्वर्ट कर दिया। डेज मतलब कितने आवर्स? 24. एंड 1 आवर मतलब हाउ मेनी सेकेंड्स? 3600. तो फ्रेंड्स, अब ये पूरा चीज है ना, वो सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो इसको कैलकुलेट करके बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। 365.25 इंटू 24, 3600 सेकेंड। तो क्या मिल रहा है? 3.15576 multiplied by 10 raised to 9. 10 raised to 6. 7. 10 raised to 7. सर 9 दिया है तो। अरे भाई, वो 100 ईयर की बात है। हाँ सर, हाँ सर। तो फ्रेंड्स, आपको ये पता चला कि 1 ईयर इज इक्वल टू 3.16 10 raised to 7 सेकंड होता है वो। तो आपको ये जो रिलेशन है ना, वो अभी आपको याद रखना है। ये जो रिलेशन है वो अभी आपको याद रखना है। तो इट इज गोइंग टू यूज मैनी टाइम्स इन द फ्यूचर एज वेल। तो ये रिलेशन अभी याद रख लो कि 1 ईयर इक्वल्स टू कितना सेकंड हुआ। तो 1 ईयर इज इक्वल्स टू 3.16 इंटू 10 raised to 7 सेकंड हुआ। इसको याद रख लो। ओके फ्रेंड्स? Yes, sir. तो यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 100। 100 years. तो मतलब ये 1 ईयर का जो भी है उसको 100 से मल्टीप्लाई पड़ेगा। 1 ईयर का जो मिलेगा उसको मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 3.16 इंटू 10 raised to 9 सेकंड। चलो, ये समझ में आया फ्रेंड्स? Yes. Yes, sir. अब सोचो कि ये 3.16 इंटू 10 raised to 9 सेकंड का जो टाइम का मेजरमेंट करते हैं, तो उसमें एरर कितना मिलता है मुझे? 0.02 सेकंड का। तो फिर अगर 1 सेकंड को मेजर करें तो कितना एरर मिलेगा हमको? इसको मैं टी बोलूंगा, इसको डेल्टा टी बोलूंगा। तो टी टाइम के लिए 0.02 सेकंड है, तो डेल्टा टी दैट इज 1 सेकंड। डेल्टा टी अपॉन टी। तो क्या मिलेगा? तो ये जो 1 सेकंड के लिए जो एरर मिलेगा मुझे, वो कितना मिलेगा? डेल्टा टी बाई टी। मतलब ये डेल्टा टी जाने दो, सिंपल कर दो। तो मतलब क्या आएगा आंसर? 1 इंटू 0.02, ये डेल्टा टी जाने दो, 1 इंटू 0.02 अपॉन 3.16 10 raised to 9। क्या ये आपको समझ में आया फ्रेंड? सिंपल सी बात है कि Yes, 1 sir. ईयर में 0.02 सेकंड का हमको एरर मिलता है, तो 1 सेकंड में कितना मिलेगा? दैट शीट। तो हमने Sir. जस्ट, हाँ बोलो। सर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, व्हाट डज दिस इम्प्लीफाई? सुना ही नहीं है। What does it imply for the accuracy of the standard cesium clock in measuring 1 second? तो वही पूछता, आप पूरा सेंटेंस पढ़ो, पूरा सेंटेंस पढ़ो। क्या लिखा है कि अगर हम 1 सेकंड को मेजर करते हैं तो उसका मीनिंग, उसका इंप्लाई, मतलब ये जो दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, उसका क्या इंप्लाई होगा, मतलब क्या मिलेगा? हम 1 सेकंड के मेजरमेंट में हमको कितना एरर मिलेगा? तो उसका मीनिंग वैसा ही है। पूरा स्टेटमेंट पढ़ो तो समझ में आ जाएगा आपको।
what does it imply for the accuracy of a standard cesium clock in a measuring time interval of 1 second? मतलब कि अगर 1 सेकंड मेजर करते हो तो आपको कितना एरर मिलेगा? 100 इयर्स के लिए जो एरर है वो 0.02 सेकंड है, तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि 1 सेकंड को आप व्हाट डज इट इंप्लाई फॉर द 1 सेकंड, तो 1 सेकंड के लिए आपको कितना मिलेगा, वही तो पूछा हुआ है, उसमें क्या दिक्कत है बोलो? सर एक्यूरेसी मतलब एरर ना, क्या बोल रहे हो? एक्यूरेसी मतलब एरर ही ना इस हाँ केस में। एग्जैक्टली, जब वो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्यूरेसी अगर पूछते हैं तो आपको एरर ही फाइंड करना है, एक्यूरेसी पूछते हैं तो आपको एरर ही फाइंड करना है। दैट देखो वो दोनों चीज सेम ही हुआ। मुझे ये बताओ कि एरर 1% है तो उसका दूसरा मीनिंग ऐसा हुआ कि उसका एक्यूरेसी 99% 99% है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज ही हो गई। इज दैट क्लियर? अगर एरर मिल जाता है तो आपको एक्यूरेसी भी मिल गया, ऐसा कह सकते हैं। हाँ सर। ओके, तो ये 100 ईयर में 0.02 सेकंड का एरर है, तो 1 सेकंड में कितना होगा? तो हमने और आंसर आएगा आपका 2 डिवाइड बाय 3.16 करो तो कितना मिलता है? 2 डिवाइड बाय 3. 0.00633761756 into 10 raised to minus 9. अरे 0.003 फिर उसके 00633. 6, ओके 10 रेज टू माइनस 9, तो मतलब क्या हुआ? 6.3 into 10 raised to 11 सेकंड। तो सर 12 नहीं होगा? 0 है ना, तो 0 है तो 10 रेज टू माइनस 12 होगा। अगर 0 है होगा। तो फ्रेंड्स क्या ये बात समझ में आया आपको? हाँ सर। यस सर। खत्म, ये खत्म हो गया डेट शीट। तो ये क्वेश्चन समझ में आया फ्रेंड्स? अच्छा देखो यहाँ पे चैप्टर के लॉजिक के साथ कुछ लेना देना नहीं है, आपके माइंड के लॉजिक के साथ लेना देना है। अभी यहाँ पे ये रिलेशन जो मिला ना उसको याद रखना कि 1 ईयर इज इक्वल्स टू 3.16 10 raised to 7 सेकंड्स, इसको याद रखना, ये काम का है। ओके तो आ गया, देखो द स्टैंडर्ड सीजियम क्लॉक मेजर्स 10 raised to minus 12 पार्ट ऑफ द 1 सेकंड विद एक्यूरेसी। इज दैट क्लियर? मतलब अगर ऐसा स्टेटमेंट नहीं लिखना है तो इन सिंपल आप ऐसा भी लिख सकते हो कि व्हेन वी मेजर 1 सेकंड by that cesium clock we got the 10 raised to minus 12 second of error। ऐसा भी सिंपल स्टेटमेंट भी लिख सकते हो आप। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। तो 27 वापस से क्वेश्चन क्या है वो पहले देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27, ओके आपके मोबाइल में अभी क्या दिख रहा है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 27। नंबर 27. बाकी सब व्हाइट दिख रहा है? White. ओके फाइन। Yes sir. ओके एस्टिमेट द एवरेज मास डेंसिटी of a sodium atom assuming that its size is about the 2.5 angstrom। यहाँ पे साइज का मतलब रेडियस करना है, यहाँ पे साइज का मतलब रेडियस करना है, साइज का मतलब रेडियस करना है। रेडियस हमको दिया हुआ है 2.5 एंगस्ट्रॉम। फ्रेंड्स आपको ये पता है ना, एंगस्ट्रॉम माने 10 raised to minus 10 मीटर होता है। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 10। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 raised to minus 10 मीटर फॉर द न्यू स्टूडेंट्स। ओके अब हमको यहाँ पे एटम का रेडियस दिया हुआ है और एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। एक तो डेंसिटी फाइंड करना है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो बाद में लेते हैं, कंपेयर इट विद द समथिंग समथिंग। ये कंपैरिजन बाद में लेते हैं, पहले ये काम करते हैं, पहले ये काम करते हैं कि सोडियम एटम का डेंसिटी फाइंड करना है। चलो बच्चे मुझे बताओ कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? Mass upon volume. या डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। सही बात है आपका। चलो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मुझे है ना सोडियम एटम का मास फाइंड करना है और उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम तो मुझे मिल जाएगा, सोडियम एटम कैन बी कंसिडर्ड एज स्फीयर, वो स्फीयरिकली है। तो वॉल्यूम को पता है कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पायर क्यूब। वो तो मिल जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे सोडियम एटम का मास फाइंड करना है।
तो बताए सर मास ऑफ 23. सोडियम अपॉन एवोगैड्रोस नंबर. या एग्जैक्टली याद करो केमिस्ट्री में आप पढ़े थे, केमिस्ट्री में आप पढ़ते होगे कि मास ऑफ एनी एटम इज इक्वल्स टू इट्स मोलिकुलर वेट अपॉन एवोगैड्रो नंबर. एम आई राइट? क्या ये आप पढ़े हो उसका? Yes, sir. यस सर. अगर केमिस्ट्री में अभी तक पढ़ाया नहीं है तो यू विल लर्न दिस कि आप उसके मोलर वेट को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हो तो आपको उसका एक एटम का मास मिल जाएगा. तो सोडियम का क्या है बोलो, उसका मोलर वेट कितना है? 23. 23 ग्राम. 23. किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा ये 23 हाँ to 10 raised to power minus 3. अपॉन 6.023 10 raised to 23 6.022 10 raised to 23. इज दैट क्लियर? ये जो इक्वेशन है वो आपके केमिस्ट्री में आ रहा है, अगर नहीं आया है तो अभी आ जाएगा कि कोई भी मोलर वेट को अगर मोलर वेट को अगर हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपको एटॉमिक मास मिल जाए, एक एटम का मास मिल जाएगा. तो ये केमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ोगे या पढ़ लिया होगा. बस तो खत्म बात. पहले मास फाइंड कर दो, फिर उसका वॉल्यूम तो आपको पता ही है, जो भी मास है उसको 4/3 πr³ से डिवाइड कर दो. क्या ये कैलकुलेशन आप खुद करोगे कि मैं कराऊं? नहीं सर, कर लेंगे. कर लेंगे. कैलकुलेशन आप कर लोगे ना? यस. Yes, sir. तो ये अगर करोगे ना आप तो आपको कुछ 5 क्या आंसर, कुछ 579 की क्या मिल रहा है देखो तो. 584. 584 kg पर मीटर क्यूब मिल जाएगा. एक किसका मिला मुझे? एक सोडियम एटम. हाँ, डेंसिटी ऑफ 1 सोडियम एटम. क्या आपको ये समझ में आया? यस सर. Yes, sir. अब सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि कंपेयर इट विद द डेंसिटी ऑफ सोडियम क्रिस्टल. तो अगर सोडियम क्रिस्टल जो है मतलब बहुत सारे सोडियम को मिला के क्रिस्टल बनता है, तो जो सोडियम क्रिस्टल है उसका डेंसिटी हमको दिया हुआ है. डेंसिटी ऑफ द सोडियम क्रिस्टल इज 970 kg पर मीटर क्यूब. तो मतलब कौन सा ज्यादा है फ्रेंड्स, बताओ तो. Sodium crystal. सोडियम का ज्यादा है क्या उसका क्रिस्टल का ज्यादा है? Crystal. Crystal. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि जब बहुत सारे सोडियम कंबाइंड होकर क्रिस्टल बनेगा तो सोडियम के एटम एक दूसरे के साथ बहुत ही मतलब नजदीक आएंगे या दूर जाएंगे? हाँ सर. हाँ, क्रिस्टल का डेंसिटी ज्यादा है तो बहुत सारे सोडियम कंबाइंड होकर जब क्रिस्टल बनेगा तो वो इंटर एटमिक डिस्टेंस बिटवीन द सोडियम एटम वो ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा. कम होगा. बिकॉज वो जितना नजदीक आएगा सोडियम उतना डेंसिटी बढ़ेगा. तो यहाँ पे डेंसिटी बढ़ाना है. वैसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है बट थोड़ा तो ज्यादा है. तो इसका मतलब आपको कंपैरिजन करना था तो हम ऐसा कह, तो ये कंपैरिजन रेशियो से भी फाइंड कर सकते हैं. तो कंपैरिजन हम भी फाइंड कर सकते हैं. तो रो अपन, हाँ बोलो सर. हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि डेंसिटी के इक्वेशन में जो वॉल्यूम है वो डेंसिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. हाँ कह सकते हैं ऑब्वियसली. मतलब ऐसा कोई भी इक्वेशन दिया हो जैसे R = V/I तो उसमें करंट जो है वो तो होता ही है वैसे तो बराबर. हाँ, तो ये जो रेशियो फाइंड करोगे ना आप तो 970 डिवाइड बाय 584 करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा. 1 पॉइंट समथिंग मतलब क्या हुआ कि डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल इज नॉट सो मच लार्ज देन द डेंसिटी ऑफ सोडियम बट स्टिल इट इज लार्ज. दैट मीन्स इन द सोडियम क्रिस्टल सोडियम एटम्स आर क्लोजली बाउंडेड टू ईच अदर. तो आपको कंपैरिजन करना था और इफ सो आर द टू डेंसिटीज आर ऑफ द सेम ऑर्डर. हाँ सेम ऑर्डर है ऐसा कह सकते हैं. देखो सेम ऑर्डर कब नहीं होता है, 10 से अगर 100 हो जाए ना और 100 से अगर 1000 हो जाए तो सेम ऑर्डर नहीं कह रहे. सपोज कि एक 54 है और दूसरा 540 है
तो उसको सेम ऑर्डर नहीं कह सकते, बट एक 54 है और दूसरा 64 है, तो उसका ऑर्डर तो सेम ही है, 10⁻0 का ऑर्डर ही हुआ दोनों का, तो ऑर्डर तो सेम ही है। देखो देखो यहाँ पे भी 970, यहाँ पे 584, तो मतलब दोनों का 10 का पावर तो सेम ही होगा, तो सेम ऑर्डर है, बट स्टिल इट इज हायर। विच इज हायर? क्रिस्टल का थोड़ा ज्यादा है। ऑर्डर दोनों का सेम ही है, 10 पावर में कुछ गड़बड़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक 584 है और दूसरा 9700 है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ऑर्डर सेम नहीं कह सकते, बट ऐसा नहीं है, मतलब सेम ऑर्डर में ही है, ऑर्डर सेम है। ये सेम ऑर्डर का मतलब 10 के पावर के साथ उसका, तो दोनों का ऑर्डर सेम है। एंड इफ सो देन वाई, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सोडियम जो एटम है in the crystal, they are closely bound, and so that the density of the crystal sodium is slightly higher than the density of sodium, but they are not so much closely bound so that the density is enormously increases. तो बस आपको जस्ट कंपैरिजन करना था कि भाई किसका ज्यादा है और किसका कम है, और क्यों ज्यादा है तो कि भाई वो थोड़ा बाउंड है इसलिए। तो देखो क्या किया है सॉल्यूशन में, सबसे पहले क्या किया है, देखो सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड कर दिया, उसके बाद मास ऑफ वन एटम फाइंड किया, तो उसको किसके मोलर वेट को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके मास फाइंड। अब एवरेज डेंसिटी ऑफ अ सोडियम इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी मिल गया। और फिर उन दोनों का कंपैरिजन किया, तो ऐसा दिया कि भाई बोथ डेंसिटीज आर इन द सेम नंबर ऑफ पावर ऑफ 10 because atoms bound strongly in the solid form. Therefore, the atomic density is close to the density of a solid. So question number 27 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो 27 के कॉन्सिक्वेंस में ही है, 28 27 के कॉन्सिक्वेंस में ही है। अब 28 में क्या बोलते हैं, पहले उसका थ्योरी क्या है वो सुन लेते हैं, और फिर उसके बाद उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे। तो पहले सोचते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा है 28 में, द यूनिट ऑफ द लेंथ कन्वीनियंट इन द न्यूक्लियर स्केल इज अ फर्मी। हमको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि न्यूक्लियर के, जब आप न्यूक्लियस के साथ काम करते हो तो डिस्टेंस का कौन सा यूनिट कन्वीनियंट है, तो बोले कि भाई फर्मी कन्वीनियंट है। एंड रिलेशन भी दिया हुआ है कि भाई 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। चलो ये रिलेशन दिया हुआ है। अब न्यूक्लियर साइज obeys रफली द फॉलोइंग एम्पेरिकल रिलेशन। न्यूक्लियस का जो रेडियस है उसका फॉर्मूला दिया हुआ है R0 a⁻⁴, where R is the radius of a nucleus, capital A is the atomic mass number, and R0 is a constant। उसका वैल्यू जो है वो R0 का जो वैल्यू है वो 1.2 फर्मी है, फर्मी। शो दैट, देखो अब क्वेश्चन अब स्टार्ट हो, अब देखो स्टोरी खत्म हुआ, स्टोरी खत्म, अब क्वेश्चन स्टार्ट। शो दैट the rule implies that the nuclear mass density is a nearly constant for the different nuclei। चलो कोई मुझे बताएगा वो क्या प्रूव करना है यहाँ पे, मुझे बोलो, कोई बोलेगा क्या प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या, क्वेश्चन नंबर 2 बाद में सोचते हैं, क्वेश्चन 2 बाद में सोचते हैं, क्वेश्चन 1 में क्या पूछा गया है, कोई बताएगा मुझे क्या प्रूव करना है। कोई बताएगा आप में से मुझे क्या प्रूव करना है यहाँ पे। कि सर सभी न्यूक्लियर मास वो मतलब एक मिनट, सर जो न्यूक्लियर मास डेंसिटी है ना वो कांस्टेंट से मतलब वो कांस्टेंट है डिफरेंट न्यूक्लियाई के लिए। परफेक्ट। हमको यहाँ पे ऐसा प्रूव करना है
कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मतलब ये अलग अलग एटम्स है। एटम्स भले ही अलग अलग है, बट वो सारे एटम्स के जो न्यूक्लियाई है, वो सारे न्यूक्लियाई का डेंसिटी सेम ही है, ऐसा मुझे प्रूव करना है। अलग अलग एटम्स भले ही है, बट उसके जो न्यूक्लियस का डेंसिटी है वो मुझे प्रूव करना है कि सेम है। अच्छा चलो, पहला क्वेश्चन ऐसा है, वी वांट टू प्रूव, देखो मैं लिख देता हूं इसको, आपको ज्यादा समझ में आए। वी वांट टू प्रूव दैट density of nucleus of a different nuclei of a different atom is the same। चलो ये प्रूव करना है। चलो मुझे ये बताओ कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। Protons and अच्छा वेरी गुड। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है। शायद आपको ये पता होगा कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों का मास सेम है। द मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अज्यूम टू बी अ मास m, एंड उसका जो मास होता है वो ऑलमोस्ट 1.67 10⁻⁻27 kg होता है। ये शायद आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैंने आपको बताया। हाँ ये तो पता है ना, मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर नियरली इक्वल। प्रोटॉन का मास सेम होता है तो शायद पता होगा आपको। हाँ हाँ। वो कितना होता है वो मैंने आपको बताया। चलो मुझे यहाँ पे न्यूक्लियस का डेंसिटी फाइंड करना है, तो आपको डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। फ्रेंड्स न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। Protons and neutrons. सपोज के न्यूक्लियस के अंदर 5 प्रोटॉन है, 5। सोचो कि प्रोटॉन से न्यूट्रॉन दोनों को मिला के नंबर 5 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन मिला के 5 है, 5। तो न्यूक्लियस का मास कितना होगा? 5. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन दोनों को मिला के उसका नंबर 5 है। तो मुझे ये बताओ कि न्यूक्लियस का मास कितना होगा? 5 to m. 5. 5 इंटू एम होगा ना। एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास m है, तो अगर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के नंबर्स 5 है तो 5 इंटू एम हो गए। Yes sir. बट फ्रेंड्स आपको पता है कि कोई भी न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का जो नंबर होता है उसको एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं, वो पता है आपको? yes, यस सर। यस सर। इसका मतलब Yes, ऐसा sir. हुआ कि if atomic mass number is a, कैपिटल A, देन अब मुझे बताओ देन मास ऑफ, तो मुझे ये बताओ कि मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? देन 5 into 1.67 into 10 power minus 27. मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? m into a। परफेक्ट। मास ऑफ न्यूक्लियस विल बी इक्वल्स टू a into m। ये समझ में आया फ्रेंड्स आपको? ये चीज यस सर। चलो यहां तक समझ में आया आपको? अब मैं सर एक बार फिर से समझाओ ना ये वाला। हाँ, मुझे ये बताओ कि अगर एक प्रोटॉन का मास m है, तो ऐसे प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के नंबर अगर 6 है तो उसका मास क्या होगा? 6 है। 6 into m. अगर उसके नंबर a है, a, तो उसका मास क्या होगा? am। तो वही मैंने लिखा। इज दैट क्लियर? Yes sir. इज इट ओके? यस Yes सर। sir. अब हम Yes, sir. डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। अब हम डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो डेंसिटी क्या होता है फ्रेंड्स? डेंसिटी इज इक्वल्स टू Mass upon volume. अब हमको पता है कि मास कितना लेना है न्यूक्लियस का? 1.67 multiplied by 10 raised to minus 25. m into a, where Into- where m is equals to 1.7 10 raised to minus 27, that is okay। अब वॉल्यूम कितना लेना है? 4/3 pi r cube।
4/3 पाई आर क्यूब। तो m इंटू ए अपॉन 4/3 पाई। फ्रेंड्स ये m इंटू ए पता चला ना आपको, मेन तो ये समझना है आपको। एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास m है, तो न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन होते हैं? तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के जो नंबर होते हैं उसको ही हम a बोलते हैं, उसको ही एटॉमिक मास नंबर a बोलते हैं। तो एक का मास अगर m है तो न्यूक्लियस के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन तो कैपिटल A है। तो एक का मास m है तो a का मास कितना होगा? तो a इंटू m होगा, एंड दैट विल बी द मास ऑफ न्यूक्लियस। क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। और अपॉन आर क्यूब, अब आर का वैल्यू हमको दिया हुआ है, आर का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो उसका क्यूब करना है। ये आर का क्यूब करना है, तो आर 0 का क्यूब एंड a रेज टू 1/3 का क्यूब क्या हो जाएगा? इसका आर का क्यूब करना है तो आर 0 का क्यूब होगा एंड a रेज टू 1/3 का क्यूब क्या हो जाएगा? सर 0 सॉरी 1। 1 3 कैंसल हो जाएगा ना? हाँ तो 1 रहेगा, 1 रहेगा, 1 a रेज टू 1, a रेज टू 1/3 का क्यूब करोगे तो 1 रहेगा। इज दैट क्लियर? तो फ्रेंड्स अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ? एम ए अपॉन 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू ए। तो फ्रेंड्स ये एटॉमिक मास नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो गया। अब जो चीज है वो तो अभी तो सभी का वैल्यू मुझे पता है। m का वैल्यू 1.67 लेना है 10⁻⁻27 अपॉन 4/3 पाई 3.14 एंड r जो है ना r0 तो 1.2 फर्मी है, तो r का वैल्यू 1.2 फर्मी का मतलब हुआ 10⁻15 और उसका क्यूब करना है। तो फ्रेंड ये चीज अब आप कैलकुलेशन से कर सकते हो, और अगर डेंसिटी फाइंड करते हो तो वो मिलेगा 2.3 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। फ्रेंड्स न्यूक्लियस का डेंसिटी कितना बड़ा मिला? देखो 10⁻17 मिला मुझे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी न्यूक्लियस हो, न्यूमरेटर में से एंड डिनोमिनेटर में से एटॉमिक मास नंबर कैंसिल हो गया। मतलब क्या हुआ? फॉर एनी ऑफ द न्यूक्लियस, फॉर द न्यूक्लियस ऑफ द एनी एटम, कोई भी एटम का न्यूक्लियस है, कोई भी एटम का न्यूक्लियस है, बट उसका डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट ही है, और कितना रहता है? 2.3 10⁻17 ही रहेगा। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट वी आर एबल टू प्रूव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि चाहे भले ही ना हाइड्रोजन हीलियम चाहे हैवियर एटम है कि चाहे लाइटर एटम्स है, बट सभी का न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस उसका डेंसिटी तो 2.29। हाँ वो सेम ही रहेगा, 2.29 मतलब 2.3 10⁻17 ही रहेगा। तो पहला जो चीज था वो मैंने प्रूव कर दिया कि भाई हर एक न्यूक्लियस का डेंसिटी सेम ही रहता है। हमने देखा कि न्यूमरेटर में से एंड डिनोमिनेटर में से, दोनों में से एटॉमिक मास नंबर कैंसिल हो जाएगा, दोनों में से एटॉमिक मास नंबर दोनों में से कैंसिल होगा। तो एटॉमिक मास नंबर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब कि वो न्यूक्लियस के एटम के जो नंबर एटम है, जो एटम कौन सा एटम है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, कौन सा एटम है, उसके ऊपर डेंसिटी डिपेंड नहीं है, सभी न्यूक्लियस के लिए सेम ही है डेंसिटी। चलो अब सेकंड थिंग, अब दूसरा में द मास डेंसिटी ऑफ द सोडियम न्यूक्लियस एंड कंपेयर इट विद द एवरेज मास डेंसिटी of a sodium atom obtained in the exercise 2.27। अब यहाँ पे ऐसा पूछा हुआ है कि भाई सोडियम का डेंसिटी फाइंड करो और उसको न्यूक्लियस के डेंसिटी को कंपेयर भी कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 27 तो हमने पहले पूरा किया हुआ है। तो 27 में हमने क्या फाइंड किया था? डेंसिटी ऑफ सोडियम एटम फाइंड, डेंसिटी ऑफ अ सोडियम एटम फाइंड किया था। तो डेंसिटी ऑफ सोडियम एटम तो हमने क्या फाइंड किया था फ्रेंड्स? उसको मैं रो डैश बोल देता हूँ। तो 584 इंटू बस 584 ही था, इंटू कुछ भी नहीं था सर। इधर टेक्स्ट बुक में 284 लिखा है। 284 लिखा हुआ है। हाँ सर, नोट्स में 284 लिखा है। नहीं 584 है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, 584 है। ओके सर।
अभी 27 में हमने प्रूव किया ना। हाँ सर हाँ। अब दोनों को कंपेयर करो तो देखो कौन सा वाला बड़ा है। ऊपर वाला मतलब वो डेंसिटी ऑफ सोडियम न्यूक्लियस। हाँ, बड़ा नहीं, बहुत बड़ा है, देखो बहुत 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 बड़ा है। तो अगर उसका रेशियो फाइंड करोगे ना आप, तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस अपॉन डेंसिटी ऑफ एटम करोगे ना, तो उसका रेशियो आपको ऑलमोस्ट मिलेगा 10 पावर 15 जितना मिलेगा। तो मतलब सोचो कि न्यूक्लियस का डेंसिटी एटम के डेंसिटी से बहुत ज्यादा है, 10⁻15 टाइम्स ज्यादा है। तो ऐसा होना ही चाहिए ना, ऐसा होना ही चाहिए। पूछो क्यों, पूछो क्यों, ऐसा होना ऑब्वियस है, पूछो क्यों। क्यों सर? सर क्यों सर? क्योंकि क्योंकि मास ऑफ द एटम इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन न्यूक्लियस। आपको पता है कि एटॉमिक मास न्यूक्लियस में होता है। हाँ हाँ right. एटम बहुत बड़ा होता है विद रिस्पेक्ट टू एटम, न्यूक्लियस तो इतना सा छोटा होता है, इतना। इट इज इफ वी कंसीडर द एटम एज अ 1 मीटर, वो एक बच्चे ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, फुटबॉल का ग्राउंड और फुटबॉल का पूरा ग्राउंड और फुटबॉल मतलब पूरा स्टेडियम, फुटबॉल का क्रिकेट का बॉल। क्रिकेट, हाँ क्रिकेट का पूरा स्टेडियम कंसीडर करो और क्रिकेट बॉल को कंसीडर करो, तो ऐसा रिलेशन है कि भाई स्टेडियम इज अ न्यूक्लियस, सॉरी स्टेडियम इज अ एटम एंड क्रिकेट बॉल इज अ न्यूक्लियस। तो इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर पूरा मास, एटम का पूरा मास वहां पे ही है, तो ऑब्वियसली उसका डेंसिटी ज्यादा ही होगा ना। पूरा मास उसके अंदर ही है, तो एटम का डेंसिटी ही ज्यादा होगा, न्यूक्लियस का डेंसिटी ही ज्यादा होगा, बिकॉज छोटे से रीजियन में बहुत सारा मास है वहां पे। तो दिस implies that nucleus density is a much larger than the density of a atom, and the reason behind it is almost all the mass, almost whole the mass of an atom is residing inside the very small region of a nucleus, and that is why its density increases enormously. So क्या ये चीज समझ में आया पूरा फ्रेंड्स? ये न्यूमेरिकल समझ में आया आपको? यस सर। इज इट क्लियर टू यू? चलो अब ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे है। अब क्वेश्चन नंबर 1929, a laser is a source of very intense monochromatic and unidirectional beam of light. This property of laser light can be exploited to measure a long distance. The distance of the moon from the earth has been already determined very precisely using the laser as a source of light. अब स्टोरी खत्म, क्वेश्चन स्टार्ट। अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा, स्टोरी खत्म कर दिया। A laser light beamed at a moon takes a 2.56 seconds to return from the reflection on the surface of the moon. So how much the radius of the lunar orbit around the earth? चलो क्वेश्चन समझ में आया फ्रेंड्स? क्वेश्चन समझ में आया? मैं अभी बता रहा हूं आपको क्या क्वेश्चन है। लेजर टेक्नोलॉजी में क्या होता है, लेजर लाइट हम मून के ऊपर उसको हम ट्रांसमिट करते हैं लाइट को। तो लेजर लाइट को हम मून के ऊपर ट्रांसमिट करते हैं और वो रिफ्लेक्ट करके वापस आ रहा है। एम आई ऑडिबल टू यू फ्रेंड्स? Yes. Yes. Okay. यस सर। अच्छा ऐसा है कि यहाँ पे ये अज्यूम कर लो कि ये मून का ऑर्बिटल है और बीच में जो है ना वो यहाँ पे हमारा अर्थ है और यहाँ पे मून है। तो हम क्या करेंगे कि हम अर्थ से एक लेजर का बीम वहां पे ट्रांसमिट करेंगे और वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगा,
तो वो जो टाइम दिया हुआ है, तो टाइम ऑफ 2.56 seconds. हाँ, टाइम ऑफ लेजर लाइट, लेजर बीम फॉर रिफ्लेक्ट back from moon is, ऐसा दिया हुआ है कि 2.56 सेकंड है। तो मुझे ये बताओ कि तो फिर उसको मून पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? 1.23. ओके, तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि टाइम फॉर लेजर बीम to reach a moon surface, तो उसको क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली वो जाने के बाद वापस आ रहा है, वो टाइम 2.56 है, तो वो जाने का टाइम कितना होगा? 1.28 सेकंड होगा। चलो, क्या ये समझ में आया आपको? Yes sir. अब मुझे ये बताओ कि मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ये अगर मैं ये डिस्टेंस फाइंड कर दूं तो ऑटोमेटिकली मुझे ल्यूनर ऑर्बिट का रेडियस मिल जाएगा। ये अर्थ Yes. मून का जो रेडियस है वही तो रेडियस है ना, अर्थ एंड मून के बीच का जो डिस्टेंस है वही तो रेडियस है। तो मुझे Sir, speed of the light into time, मतलब 3 multiplied by 10 raised to 8 into 1.2. तो वी नो दैट द स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप क्या करोगे फ्रेंड्स? Speed into time. स्पीड इनटू टाइम करोगे। तो अब स्पीड किसका? तो डिस्टेंस तो मुझे फाइंड करना है, बट स्पीड किसका? तो कौन जा रहा है? तो भाई लेजर बीम जा रहा है। तो लेजर बीम है क्या? तो आपको तो वो लाइट ही है ना। देखो लिखो, देखो लिखा हुआ है कि वो लाइट है। तो लाइट का स्पीड कितना होता है? 3 multiplied by 10 raised to और कितने टाइम में वो पहुंच रहा है वहां पे? 1.28. बस, तो दैट्स इट, खत्म बात। तो ये मिल गया मुझे डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून, एंड दैट इज आल्सो द ल्यूनर, ल्यूनर रेडियस। वो जो रेडियस भी मिल गया उसका। तो ये क्या, ये क्वेश्चन समझ में आया फ्रेंड्स आपको? Yes sir. इज दैट क्लियर टू यू? तो क्वेश्चन समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके फाइन। चलो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर okay, so question number 29 we had done with. Question number 30. अब ये सोनार सिस्टम भी ऐसा ही काम करता है, जैसे लेजर काम करता है वैसा ही सोनार सिस्टम। आपने गाजी अटैक देखा भी? फिल्म पिक्चर देखा आपने गाजी अटैक? हाँ सर. Yes, Yes, sir. sir. वहां पे Nice, sir. सोनार, वहां पे Nice, sir. हाँ, सोनार सिस्टम का यूज होता है। जो एनिमी सबमरीन जो होती है, दुश्मन का जो सबमरीन होता है, उसका लोकेशन फाइंड करने के लिए सोनार सिस्टम यूज होता है। उसका फुल फॉर्म दिया हुआ है साउंड नेविगेशन एंड द रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड द रेंजिंग उसका फुल फॉर्म। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सोनार इज uses the ultrasonic waves to detect and locate the object inside the water. सर ये वेव्स कितने किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं एवरेज? क्या बोल रहे हो? सर ये वेव्स कितने एवरेज किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं? अगर कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, अगर कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, एनर्जी अगर डाइल्यूट नहीं होता है, तो इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। इनफाइनाइट तक जा सकते। इसी वजह से तो अलग अलग गैलेक्सीज में से जो रेज प्रोड्यूस होते हैं वो अर्थ तक आ सकते हैं, उसको कॉस्मिक रेज बोलते हैं हम। तो अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो वो इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। ओके ओके सर. ओके। तो क्या लिखा हुआ है? अब क्वेश्चन तो अभी स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि in a submarine equipped with a sonar,
the time delay between the generation a probe wave and reception of the echo is a 77 second. चलो जाने के प्रोड्यूस होने के बाद वापस आने का टाइम हमको दिया हुआ है 77 सेकंड दिया हुआ है, तो मतलब जाने का टाइम कितना होगा? खाली जाने का जाके 77 divided by 2. हाँ, जाके वापस आने का टाइम जो है वो 77 है, 38.5 सेकंड जाने का टाइम होगा. तो Yes, sir. the distance of the enemy submarine. Once again we want to find the distance. Once again we can say distance is equals to speed into time. अब वही क्वेश्चन होगा ना, सेम क्वेश्चन होगा. हाँ सर. तो स्पीड है ना 3 into 10⁸ नहीं लेना है, बिकॉज सोनार सिस्टम में लाइट वेव्स नहीं यूज होते हैं. सोनार सिस्टम में अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज होता है. एंड ऐसा दिया हुआ है कि द स्पीड ऑफ द अल्ट्रासोनिक साउंड इन द वाटर इज 1450. तो यहाँ पे लेजर एंड सोनार के बीच में डिफरेंस ये है कि लेजर में लाइट रेज यूज होते हैं. उसका फुल फॉर्म, लेजर का फुल फॉर्म ही ऐसा है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड रेडिएशन, स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. लेजर का फुल फॉर्म ही वही है, लेजर. इट इज द लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. Am I audible to you now? अब आ रहा है? अब आ रहा है? अभी आवाज आ रही है? Am I audible to you, friends? Yes, sir. Yes, sir. This is the full form of the laser for your just for your information. तो यहाँ पे जो टाइम है वो 38.5 है, तो ये निकाल दो, आपको मिल जाएगा आंसर. इज दैट क्लियर टू यू? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. तो जस्ट आपको टाइम टेकन टू हियर द इको इज 77. तो टाइम टेकन बाय द वेव टू रीच द एनिमी सबमरीन is just 3/2, 38.5. So speed of the sound wave in the water is given. So distance is equals to velocity into time. We'll get the answer. That's it. वापस से एक स्टोरी पढ़ते हैं. A farthest object in our universe discovered by a modern astronomer are so distant that the light emitted by them takes a billions of years to reach the Earth. These objects are known as a quasar, and quasar having a many puzzling features which have not yet been satisfactorily explained. अब story खत्म, question start. Story खत्म, question start. What is the distance in kilometer? What is the distance in kilometer of a quasar from which the light takes a 3 billion years to reach us? मतलब क्वेश्चन समझ में आया आपको क्या है? यूनिवर्स के जो अर्थ से बहुत 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 दूर के जो ऑब्जेक्ट है, यूनिवर्स में अर्थ से बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है. वो इतना ज्यादा होता है कि वहां से वो उसको स्क्वासर बोलते हैं. वो जो वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अवर गैलेक्सी, फ्रॉम अवर सोलर सिस्टम और फ्रॉम अवर अर्थ, a very distant object from our earth is named as a quasar. तो वो क्वासर जो होते हैं वहां से लाइट हमारे तक पहुंचे उसमें बिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं. सोचो लाइट का स्पीड कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है. 3 × 10⁸ बहुत ज्यादा है. इतना बहुत ज्यादा स्पीड होने के बावजूद वो क्वासर से यहाँ तक वो रेस पहुंचे, उसके लिए कितना ज्यादा टाइम लगता है. तो सोचो वो मतलब देखो भगवान ने मतलब ये यूनिवर्स जो बनाया है वो हमारे इमेजिनेशन से भी बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है. इतना लाइट का वेलोसिटी इतना ज्यादा है तो भी उसको आने में अरबों इयर्स लगते हैं अर्थ पे पहुंचने में. तो सोचो वो डिस्टेंस, वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंट होता. तो वही तो फाइंड करना है, कि वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंट का है, मतलब उसका डिस्टेंस ही तो फाइंड करना है. तो फाइंड करते हैं फ्रेंड्स, उसका डिस्टेंस ही तो फाइंड करना है. तो क्या करेंगे, आपको पता है क्या करना है. सिंपल सी चीज है.
क्या करेंगे बोलो, बताओ फ्रेंड्स क्या करेंगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या एग्जैक्टली तो आपको पता ही करना है कि अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, स्पीड इनटू टाइम। अब कौन आने वाला, कौन आ रहा है क्वासर से, तो लाइट ही आ रही है, देखो लाइट ही आ रहा है, तो लाइट का स्पीड कितना होता है? सर इसमें वैक्यूम के लिए 9.46 क्या बोल रहे हो? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम लेने की हो ना। हाँ तो वैक्यूम में ही है ये 3 × 10⁸। ये हाँ सॉरी सॉरी। लाइट का स्पीड जो है ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वो वैक्यूम के अंदर ही है। हाँ हाँ और टाइम कितना लगा रहा है, कितना टाइम लगा रहा है? 3 मिलियन ईयर। हाँ तो पहले तो टाइम फाइंड करना पड़ेगा। 3 बिलियन ईयर्स, 3 बिलियन मतलब कितना, पता है आपको कितना होता है? 100 करोड़। 10⁹। मिलियन का मतलब 10⁶ होता है, बिलियन का मतलब 10⁹ होता है। अब ईयर को मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में है, तो ईयर को मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अभी हमने आज प्रूव किया कि 1 ईयर इज इक्वल टू 3.16 10⁷ ईयर्स, इफ यू रिमेम्बर। आज हमने स्टार्टिंग में ये प्रूव किया। इज दैट क्लियर? तो अब ये जो टाइम है वो 3 × 3.16 × 10⁹ 10⁷ तो ये हो जाएगा 10⁻16। सेकंड कैंसल, तो मीटर में आंसर रहेगा। तो 3 × 3 9, 9 × 3 3 × 3 9 × 3.16 into 10⁻24 मीटर्स। क्या आ रहा है देखो तो आंसर, 3.16 × 9 करो तो 3.16 × 9 कर दो, 28.44। या तो 28.44 समथिंग आएगा। 10⁻24 मीटर मतलब 2.85 2.84 10⁻25 मीटर। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, बिकॉज वी वांट टू हैव द आंसर इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर, तो 22 किलोमीटर्स। तो फ्रेंड्स सोचो कि वो जो क्वासर है वो अर्थ से कितना दूर है? 10⁻24 किलोमीटर्स। 24 किलोमीटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं 10⁻24 की बात कर रहा हूं। मतलब एक के बाद 24 जीरोस आएंगे और उसके बाद किलो, मतलब इतना किलोमीटर होगा, सोचो आप। तो दिस इज द आंसर। मतलब क्वासर्स आर वेरी वेरी फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, हमारे इमेजिनेशन से भी वो बहुत ज्यादा दूर है। तो क्या ये फ्रेंड समझ में आया? ये रहा आंसर आ रहा है, देखो 2.84 10⁻22 किलोमीटर एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32 हमने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 32 हमने कहीं ना कहीं पे कर दिया है, और 33 क्वेश्चन है वो आपको नहीं करना है। 33 जो दिया हुआ है वो ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन, ओनली नॉलेज, वो पूछने के लिए नहीं है। आप पढ़ना, आपको पढ़ना हो तो बट वो नहीं करने की जरूरत नहीं है, वो जस्ट नॉलेज के लिए दिया हुआ है, वो पूछने के लिए नहीं है। तो 33 करने की जरूरत नहीं है, वो कैंसल। इट इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड एनीवेयर। वो जस्ट आपको रीड करने के लिए है, जस्ट आप सोचना है उसके बारे में, सोचना। तो फ्रेंड्स अब कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी है अभी। एक क्वेश्चन नंबर 6 बाकी है, क्वेश्चन नंबर 8 बाकी है, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 ये 4 बाकी है। बट ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि ये कब करेंगे हम? लेबोरेटरी। आफ्टर एक्सपेरिमेंट, जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया आपके उसके बाद। ये हम नेक्स्ट इसको नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे। तो अदरवाइज ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीटली खत्म हुआ है। तो कल मैं 2 बजे रख सकता हूँ 9 o'clock? नो सर, कल हर्षित सर का है सुबह। कल जेडावली का फर्स्ट लेक्चर होगा। हाँ कल फर्स्ट लेक्चर ही होगा। तो कितने बजे है हर्षित सर का?
9 to 10:30. ओके, लेट मी डिसाइड द टाइम। अच्छा, हमारा जो रेगुलर लेक्चर है वो कब है अभी? Monday. Tuesday 3 o'clock. 3 to 4:30. हाँ 3 हम हमारे रेगुलर फ्रेंड्स हमारे रेगुलर लेक्चर के टाइम डिसाइड कर लेते हैं। ट्यूसडे होता है, फिर वेडनेसडे होता है ना, एंड सैटरडे होता है। Yes sir. तो टाइमिंग फिक्स्ड है 3 to 4:30, यही होता है ना? 4:30. हाँ। सैटरडे का जो टाइम होता है Yes sir. 10 o'clock to 30. 10:30 to 12, ये फिक्स। एंड वेडनेसडे का जो टाइमिंग है वो 5 to 6:30 अभी हमने डिसाइड, अभी हमने वो 5 to 6:30 डिसाइड किया। क्या ये टाइमिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम है? सर नॉट पॉसिबल। कौन सा टाइम? सर वेडनेसडे हमारा केमिस्ट्री कितने बजे? हाँ, सर, का हमारा भी लेक्चर होता है 5 to 6:30। हमारा भी होता है। तो 3:30 to 5 क्या होता है? वेडनेसडे तो हमको नील सर का भी होता है। अच्छा, Sir 3:30 to 5 not possible. हर्षित सर का है। 3:30 to 5 चलेगा। हमारे भी केमिस्ट्री का है 3:30 to 5। सर वेडनेसडे को 2 o'clock to 30 को। वेडनेसडे को कितने बजे? 2 o'clock को। हाँ सर हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर सर 3 to 4 है। मतलब वो एडजस्ट नहीं थर्सडे केमिस्ट्री का लेक्चर 3 o'clock। सर थर्सडे कोई भी टाइम चलेगा। हाँ सर थर्सडे को कोई भी टाइम चलेगा। हाँ हाँ थर्सडे ये चलेगा। सर ये चलेगा। चलो, किसी को प्रॉब्लम है इसमें? लास्ट कॉल। No sir. नो सर। अच्छा, थर्सडे को किसी का लेक्चर है 3:30 to 5? 3:30 to 5 GEE लेक्चर। अच्छा, ये 5 to 6:30 चलेगा सबको? यस सर। No sir. नो, क्यों, प्रॉब्लम है इसमें? सर बायोलॉजी का लेक्चर है कितने बजे होता है? 5 to 6:30. थर्सडे को? हाँ 5 to 6:30, उसके बाद चलेगा? yes ये yes चलेगा? सर yes sir. ट्यूसडे को हाफ एन आवर लेट कर सकते हो क्यों? क्योंकि सर 6:30 to 8 है ना? 2:30 to 3:30 होता है। खाली है जो। अच्छा, कौन है यार? कौन? देखो, अब ये जो टाइमिंग है वो सबको कन्वीनियंट है? बता दो एक बार, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, कभी नहीं, अभी बता दो। यस सर। Yes sir, convenient. सो अब हमारे जो लेक्चर है वो ट्यूसडे, थर्सडे एंड, यस सर। ओके, तो ये मैं अभी फिक्स कर रहा हूँ, Okay sir. फिक्स कर रहा हूँ। ओके, इज इट ओके? Yes sir. अब बोलो। सर नेक्स्ट वीक से ना एजी टीचर्स में मतलब स्कूल स्टार्ट हो रही है, तो पता नहीं है सैटरडे स्कूल होगी कि नहीं। इन केस होगी तो फिर सैटरडे का टाइम चेंज करना पड़ेगा 10:30 to 12 का। अब वो देख लेंगे। मोस्टली सैटरडे को स्कूल नहीं लेगा, मोस्टली कोई स्कूल नहीं लेती है, तो भी अगर ऐसा कुछ होगा तो देख लेंगे। ओके ओके सर, नो प्रॉब्लम। अभी हम ये डिसाइड करते हैं, फिक्स करते हैं फॉर ऑल द। ओके, और कल का जो लेक्चर है कल, तो कल मुझे लेना है 9 o'clock, बट 9 o'clock पॉसिबल नहीं है, हर्षित शाह सर है। तो मुझे ये बताओ, हमारे जो टाइम था वो कौन सा था? हमने कौन डिसाइड किया था? 2 to 3:30। कल 2 o'clock को नहीं पा रहा है, कल मुझे 2 o'clock को पा नहीं रहा है। सर सुबह रख दो ना JEE का लेक्चर। बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? सुबह सर 10:30 to 12 सर का है सर। क्या बोल रहे हो? अरे बोलो, क्या बोल रहे हो?
सर आप टाइम बोलो JEE का और क्या। वही बोल रहा हूँ मैं। हर्षी सर का कब है कल JEE का? हर्षी सर का 9 to 10:30। अच्छा, सर 10:45 तो 12:30 12। क्या है 12? हाँ सर वो चलेगा 10:45 to 12:30 जितना। हाँ सर वो चलेगा। ओके, ये चलेगा? यस सर ये भी चलेगा। नो सर हमारा 12:30 to 2 o'clock मैथ्स का होता है। कौन सा होता है मैथ्स का? चिराग सर। ओके, चिराग सर का और कोई बैच होता है JEE का? और कोई बैच होता है? नहीं सर। नो सर। ओके, अभी हमारा जो कल के लिए ट्यूसडे का जो लेक्चर है 3:30 to 5 है, राइट? ट्यूसडे का हमारा जो रेगुलर लेक्चर है वो 3:30 to 5 है, राइट? तो यस सर। हमारा JEE का यस सर। टाइम है, संडे का फिक्स्ड टाइम है हमारा। संडे का कौन सा टाइम है हमारा JEE का? 2 to 3:30। हाँ, ये फिक्स्ड ही है, राइट? बट ये संडे मेरा कुछ प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पे मेरे पर्सनल ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, मुझे कुछ जगह जाना है। मतलब मैं अभी तक भावनगर में हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ अहमदाबाद में कल। तो कल मैं दोपहर को निकलूंगा तो अहमदाबाद में वापस आ रहा हूँ, इसलिए तो ये टाइम एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तो अब एक वीक के लिए, मतलब इसी वीक के लिए क्या हम ये एक लेक्चर को शिफ्ट कर सकते हैं? मतलब ट्यूसडे थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए, फिजिक्स का थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। नो सर, हमारा मैथ्स का लेक्चर हो रहा है 5:30 to 7। अच्छा, यस सर। बहुत हो गया फिर। मंडे है किसी का शेड्यूल वहां पे कहीं पे शाम को 5 o'clock को? यस सर 5 to 7 केमिस्ट्री। अच्छा, 7 o'clock के बाद? सर मेरा है 7 यस to सर 8:15। पॉसिबल। 7 o'clock के ऑनवर्ड्स है किसी का शेड्यूल? सर मेरा है 7 to 8:15 मैथ्स का सर। अच्छा, अरे यार ये तो दिक्कत हो गया। सर दोपहर का। सर दोपहर को भी 3 से 4 है केमिस्ट्री। क्या मैं वेडनेसडे 1 o'clock को ले सकता हूँ? नहीं सर चिराग सर नो का। सर चिराग सर का होता है। कितना बजे खत्म होता है उसका? 1:30 to 3:30 होता है। अच्छा, 1:30 to 3:30 होता है ना? तो वेडनेसडे थोड़ा एडवांस में ले लेते हैं, 12 to 1:30 यस सर चलेगा। चलेगा? सर स्कूल होती है 12:30 तक। 12:30 तक स्कूल होता है? 12:30 तक स्कूल होता है? हाँ सर। सर आप फ्राइडे ले लो सर, वो पूरा खाली है फ्राइडे। अच्छा, वेडनेसडे चिराग सर का खत्म कब होता है? 3:30 को। तो कैन आई अरेंज 3:30 to 5 वेडनेसडे? नो सर 3 से 4 हमारा केमिस्ट्री होता है। अरे यार, आहा, 4 बजे लग सकते, 4 बजे? हाँ सर। नहीं सर। सर 5 o'clock हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर है।
सर रात को रख सकते हैं 8 to 9 या कुछ? हाँ सर वो वेडनेसडे को रात को 8 to 9 या वैसे? अच्छा, वेडनेसडे रात को 8 to 9:30 रख सकते हैं। यस सर। हाँ सर। यस सर। Yes, sir. की एग्जाम होती है सर। एग्जाम थोड़ा आगे पीछे कर लेना, एग्जाम थोड़ा आगे पीछे कर लेना। ओके, किसका एग्जाम होता है वेडनेसडे को? मैथ्स चिराग हमारा चिराग सर का। तो एग्जाम एक दिन के लिए थोड़ा आगे पीछे कर लेना, हो जाएगा या नहीं होगा? नहीं हो पाएगा सर। कितने बजे एग्जाम होता है? 9:15 को। क्या होता है बोलो, टाइम तो बोलो। 9:15 to 10:30। ओके, मंडे रात को? नहीं सर, हर्षित सर का JEE का लेक्चर होता है 8 to 9 रात को। हाँ। ट्यूसडे रात को, ट्यूसडे 8 to 9:30। हाँ सर चलेगा। चलेगा। चलेगा? चलेगा सर। हाँ सर चलेगा। नो हाँ सर। नो, कैंसल। चलो अब फ्राइडे रात को? चलेगा। चलेगा। एक टाइम नहीं डिसाइड हो रहा है, बोलो। चलेगा। ये चलेगा? यस सर। यस सर। यस सर। और चलेगा? यस सर। 9:30 लास्ट कॉल। यस सर चलेगा। इसको डन कर दो। यस सर चलेगा। यस सर। यस सर। हाँ बोलो, किसी को प्रॉब्लम है? लास्ट कॉल। सर क्या बोलो? सर वो जो हमारा फिक्स लेक्चर है वो थर्सडे को 6:30 to 8, तो वो फ्राइडे को शिफ्ट कर देना। क्या बोल रहे हो आप? जो फिक्स लेक्चर हमारा थर्सडे को है ना 6:30 to 8, तो वो फ्राइडे को नहीं। क्यों, थर्सडे क्या प्रॉब्लम है? किस पे? सर फिक्स 3:30 से 8 बजे तक कंटिन्यूअस 3 लेक्चर। क्या बोल रहे हो? थर्सडे को क्या हो रहा है? थर्सडे को फिर कंटिन्यूअस 3:30 से 8 o'clock तक हो जाते, तो फ्राइडे को नहीं शिफ्ट कर सकता। अच्छा, फ्राइडे का किसी को शेड्यूल है? फ्राइडे का? यस सर, Yes, पार्ट sir. टांगा होता है 5:30 to 7:30। 5:30 to 7:30 होता है। हम्म। मतलब ये ऑनलाइन लेक्चर होता है कि उसका वीडियो देखना होता है? नहीं नहीं, ऑनलाइन ऑनलाइन। ऑनलाइन होता है। तो फिर ये टाइमिंग में कुछ सेट नहीं कर पाएंगे अभी। सर ये बराबर है। हाँ, तो अभी ट्यूसडे बराबर है। हाँ, अभी मतलब ये देखो, एक टाइम तो मांड सेट कर सके हम, ये JEE का। तो ये दूसरा तो कब कैसे सेट हो पाएगा? बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। यस सर, फिक्स कर दो अभी। फ्राइडे 8:30। फ्राइडे को है ना JEE। हाँ, फ्राइडे 8 o'clock। ओके, तो अब हम कब मिलेंगे? ट्यूसडे को Tuesday 3:30 to 5। और नेक्स्ट वीक में आपके 2 लेक्चर होंगे JEE, एक फ्राइडे को भी होगा और एक संडे को भी होगा। ओके यस। ओके सर। तो सर मतलब कल लेक्चर नहीं है JEE का की है? कल लेक्चर नहीं है, कल लेक्चर नहीं हो पाएगा। सर एक बार जो टाइम डिसाइड किया वो व्हाट्सएप पे भेज देना ना, इसमें सब कंफ्यूज हो जा रहा है। व्हाट्सएप कौन सा में टाइम नक्की किया वो पता नहीं चल रहा है। और सर ये जो फ्राइडे को 8 to 9:30 का है वो सर सिर्फ एक ही लेक्चर के लिए है ना? वो एक ही वीक के लिए है, बाकी हाँ ओके सर, ओके सर। नहीं होगा। ओके, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अभी मीटिंग खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू। टाइमिंग सेट कर देना। सर होमवर्क का एग्जाम हो गई। सेंड कल टेस्ट है। अरे कल भूल गया। कल देखो, मेरी बात सुनो, कल आपका एग्जाम है। जो नए बच्चे उन लोगों का कोई एग्जाम नहीं है। जो नए बच्चे हैं, सवा, सना, सहीमा, निसर्ग शाह एंड नक्शी, आपका एग्जाम नहीं है। बाकी जो बच्चे हैं उन लोगों का कल न्यूमेरिकल का एग्जाम है। ओनली न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर, ओनली न्यूमेरिकल्स। आज के न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं, आज न्यूमेरिकल्स भी कल के एग्जाम, और आपको खाली न्यूमेरिकल्स का एग्जाम है कल। इज दैट क्लियर टू यू? ओके सर। ओके, और सर होमवर्क मैं अभी व्हाट्सएप पे दे रहा हूँ। ओके सर, बाय सर। टाइमिंग सेंड कर देना। टाइमिंग होमवर्क सब सेंड कर रहा हूँ व्हाट्सएप में। ओके।
थैंक यू। थैंक यू सर।